नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक के सीएम के ऐलान के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। कल यानी कि 20 मई को शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न्योता भी दिया गया है। मतलब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बहाने कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश करेगी। ये कार्यक्रम बेंगलुरु में होगा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की मौजूदगी में कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पर सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की दावेदारी पर विपक्ष के नेता 2024 के चुनाव को देखते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बहाने एक साथ एक मंच पर आएंगे? तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बेंगलुरु में शपथ ग्रहण के बहाने विपक्षी एकजुटता की कोशिश जो की जा रही है, क्या वो सफल हो पाएगी? देखिए, विपक्षी एकता तो एक हवाई किला है, हवाई किला की तरह है, क्योंकि कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो दूसरी पार्टियां पीछे हटेगी और कांग्रेस कमजोर होगी तो दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके ऊपर हावी होगी। क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद जो सबसे पहली खबर आई विपक्षी एकता के ऊपर जो प्रहार हुआ वो पश्चिम बंगाल से हुआ। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धन्यवाद भी दिया, सराहना भी की और एक और बात कही। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी वहां वहां पर हम लोग इसका सहयोग करेंगे। अब ये बात कांग्रेस को कैसे अच्छी लगती, क्योंकि हर विपक्षी पार्टी का नेता ये चाहता है कि हमारे स्टेट में कांग्रेस दरकिनार रहे, हम भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बने। अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो ममता बनर्जी की हार और बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी वोटर हैं वो बिखर जाएंगे और अगर एक साथ आए तीनों, यानी कि वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी, ये तीनों पार्टियां अगर आती है तो उसके बाद तीनों के नेता कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ जाएंगे। क्योंकि अभी टीएमसी के जो गुंडागर्दी है उससे सबसे ज्यादा त्रस्त अगर कोई है तो वो वामपंथी है। कांग्रेस के बाद अगर वामपंथियों ने जितने दिन तक शासन किया है उसको उखाड़ के जो ममता बनर्जी के कार्यकर्ता टीएमसी के हैं वो सारे के सारे वामपंथियों से ही बदला ले। तभी अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को सबक भी सिखा दिया, कह दिया हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल यही बात है कि वहां पर से तो हो गया। अब महाराष्ट्र की बात है। शरद पवार दूसरा गेम कर रहे हैं। पहले ही उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व को लगभग अस्वीकार कर दिया है। जो नेता मंच से ही दो बार किसी नेता को ऐसे बोल दे कि आपका मुद्दा बेकार है, आपके मुद्दे में दम नहीं है और आप इन मुद्दों पर पीछे हटिए वरना एक एक पार्टी छोड़कर आपको चली जाएगी, उसको कैसे कह सकते हैं कि एक नए नवेले नेता के सामने वो सरेंडर कर दे? वो उनके साथ सरेंडर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग राज्यों में हर राज्य की बात की जा सकती है, चाहे बिहार ही हो। बिहार में अगर लालू यादव की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये लोग बाहर में तो कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिल सकते हैं, नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मिल सकते हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस के सीट शेयरिंग का सवाल होगा तो बिहार में ही ये कांग्रेस को 2 से 3 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन में देंगे। मतलब अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में इन्हीं 200 से ज्यादा सीटों वाले जगह पर कोई भी नेता राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार नहीं कर रहा है, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, तो विपक्षी एकता रही कहां? केजरीवाल तो और स्वीकार नहीं करेंगे। और केजरीवाल की जहां तक बात है, कांग्रेस के अंदर ही इतना कंफ्यूजन है केजरीवाल को लेकर कि राहुल गांधी अगर चाहेंगे भी कि किसी तरीके से केजरीवाल के साथ कंप्रोमाइज कर लिया जाए तो नहीं हो सकता है। दिल्ली में ही देखिए, राहुल गांधी की पूरी टीम केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मामले पर उनके साथ खड़ी थी, लेकिन अजय माकन ने बार बार एलजी को लेटर लिखकर केजरीवाल के खिलाफ नए नए सबूत दिए और भ्रष्ट नेता माना केजरीवाल को। यह केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट लीडरशिप दोनों में केजरीवाल के मुद्दे पर आमने सामने की लड़ाई हो गई। तो विपक्षी एकता यहां पर जो भी है वो सिर्फ
हवाई किला है, ये एक अवधारणा परसेप्शन क्रिएट करने का तरीका है कि हम लोग साथ खड़े हैं। ऐसे भी जितने भी अपने आप को क्षेत्रीय छत्रप कहते हैं वो सारे के सारे अपने क्षेत्र से बाहर जाकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ममता बनर्जी आ गई थी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव के लिए, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के लिए वो 10 वोट भी जुटा पाई होगी, ये बड़ी मुश्किल बात है। नीतीश कुमार भी अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। बिहार के बाहर जनता दल यूनाइटेड, यानी कि अगर पूर्वांचल के इलाके की बात करें, जो बिहार से सटे हुए जिले हैं, वहां पर जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल एक भी सीट जीत पाई हो, या फिर मुलायम सिंह यादव ही बहुत मेहनत किया और उसके बाद अखिलेश यादव भी बिहार में अपनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की कि कुछ ज़्यादा भी हों जो हमारे साथ जुड़ जाएं, लेकिन आज तक जो सपा है वो बिहार में कोई चुनाव नहीं जीत पाई। बसपा का तो कुछ आधार है भी, तो मायावती इन लोगों के साथ है नहीं। अगर सपा इन लोगों के साथ हो भी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी विपक्षी पार्टियों की एकता तो अपने आप में एक फिजूल की बात रह गई है। और दूसरी बात जहां तक है नेतृत्व की, कि अगर कांग्रेस के साथ सब खड़े होने की कोशिश भी करें तो कांग्रेस के अंदर अलग अलग अवधारणाएं चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, और उसमें अब सबसे बड़ी भूमिका जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की है। या अगर कर्नाटक चुनाव की ही बात करें, कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा जो प्रेशराइज करने वाला थे वो खड़गे थे कि दलित नेता को सीएम बनाया जाना चाहिए। इन्होंने खुद से भी और जी परमेश्वर से भी ये बात उठाने के लिए कहा कि दलित नेता अगर सीएम बनेंगे तो उसके बाद लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। अगर कर्नाटक में दलित नेता के सीएम बनने से पूरे हिंदुस्तान के दलित कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार हो जाएं, मतलब कांग्रेस के अनुसार या विपक्षी पार्टियों के अनुसार, तो फिर पीएम के उम्मीदवार कौन होगा? राहुल गांधी होंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे? क्योंकि अभी जो बात चल रही है इसी बात के लिए है कि विपक्षी पार्टी के नेता इस बात को सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस में किसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना है तो ऐसे में राहुल गांधी के बदले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आना चाहिए। वो दलित नेता हैं, राष्ट्रीय पहचान अब बन चुकी है। पहले तो छोटी मोटी पहचान थी, राज्यसभा में पहचान थी, कर्नाटक के अंदर पहचान थी, साउथ इंडिया के कुछ जगहों पर उनकी पहचान थी, लेकिन जब से सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से तो पूरे देश में कम से कम वो पहचाने जाते हैं। और इन्हीं लोगों ने कर्नाटक चुनाव में भी और दूसरे जगह पर जो चुनाव प्रचार के दौरान गए, मल्लिकार्जुन खड़गे को बार बार दलित नेता कह के ये भाव बढ़ा दिया कि अब उनके अंदर इस बात की आकांक्षा जागृत हो गई है कि कम से कम पीएम का उम्मीदवार तो हमें बनाया है। तो वो क्या पता वो भी दावेदारी ठोक दे, वो भी अपने उम्र का बहाना बना दे। बिल्कुल, और वो दावेदारी ठोक चुके हैं, लगभग इनडायरेक्टली दावेदारी ठोक चुके हैं। और वो विपक्षी पार्टी के कई नेताओं से इस बारे में इनडायरेक्टली बात भी कर चुके हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना है तो हमें ये अवधारणा क्रिएट करनी होगी कि हम लोग मिलजुल कर दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दबे कुचले वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। जो पीएम मोदी के साथ खड़े हैं उनको उनसे तोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए दूसरी विपक्षी पार्टी के नेता भी तैयार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से भी की जा रही है। बेंगलुरु में श्री कातिरावा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। अब देखना होगा कौन कौन से विपक्ष के नेता नजर आते हैं और कौन कौन राहुल गांधी की मौजूदगी में मंच साझा करने से बचते हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।